Hi guys, welcome back to the Sankar IAS, PCS and GS वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल। आज 16 मई 2023 है। आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस करने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग को द हिंदू का PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसको जो है आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं, और डाउनलोड करने से आपको PDF मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। आज का जो है पहला न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज का पहला न्यूज़ है कि जो है जहरीली शराब पीने से जो है 17 लोगों की मौत हो गई है तमिलनाडु में। उस पर जो है स्टालिन जो है SP को सस्पेंड कर दिया है, और इसमें जो है कहता है CBCID को भी जो है लगा दिया है कि क्या है। तो ये जो है होता क्या है कि जहरीली शराब जो है ये क्या होता है कि मतलब जो एक हमेशा जो कंपनी या फैक्ट्री में जो शराब बनती है, जो आपको लाइसेंस वगैरह लेकर के बनाती है, तो वो शराब दूसरा होता है। और जो इलीगल तरीक़ा से जो शराब बनाता है ना, उसमें जो है कंपोनेंट्स को जो है इधर उधर करके मतलब बहुत ही टॉक्सिक वगैरह मटेरियल डाल करके जो है उसको जहरीली बना देता है। इसका कारण क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो होता क्या है, तो ये जो है ना आपको एक छोटा सा नोट्स है, उसके माध्यम से देख। ये होता है जो जहरीली शराब होता है ना, और जो जहरीली शराब बनता है उसको जो है मूंछ कहा जाता है। कहा जाता है? मूंछ कहा जाता है। ये जो है ना एक प्रकार का ऐसा शराब है जो यह अलग अलग जो है पदार्थों से बनाया जाता है ना। तो ये होता है मूंछ हो जाता है। और इसमें जो शुद्ध जो अलग से जो अल्कोहलिक होता है वो क्या होता है, वो बायोकेमिकल होता है। जो केमिकल के प्रोसेस द्वारा जो है ये शुद्ध करके जो है ना शुद्ध अल्कोहल जो बनाया जाता है, वो क्या होता है कि ये एथाइल अल्कोहल या इथेनॉल का जो है इथेनॉल प्राप्त होता है। मतलब उसमें जो बायोकेमिकल करते हैं ना, तो उसमें बायोकेमिकल या प्रोसेस से जो शराब बनाने का प्रोसेस होता है, उसमें बनाने के बाद जो है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जो है प्राप्त होता है। और इसमें जो है अलग चीज़ प्राप्त होता है, जो उसके बारे में जो है मौज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अतः मौज को जो है अवैध तरीके से बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है केमिकल की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है जहरीला हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल है ना, इसमें काफ़ी टॉक्सिक्स पाया जाता है। ये क्या है, जो अच्छे वाले जो शराब होते हैं या अच्छे वाले जो अल्कोहल होते हैं, उसमें जो है क्या होता है इथाइल या इथेनॉल होता है। और जो मूंछ होता है ना, उसमें जो जहरीली शराब होता है वो मिथाइल अल्कोहल होता है, जो काफ़ी टॉक्सिक मतलब पाया जाता है। ये चीज़ है। तो इसको जो है अलग अलग कंपोनेंट्स से मिला करके जो है अपने जो है इलीगल तरीका से जो बनाता है, उसमें जो है टॉक्सिक अधिक पाया जाता है, जिसके कारण यह जहरीली हो जाती है। इसमें कहा जाता है कि 10 ml तक जो है यूज किया जाता है तो अंधा हो सकता है। मतलब ऐसे मिथाइल अल्कोहल इतना जहरीली टॉक्सिक होता है कि अगर 10 ml तक है इसको यूज किया जाता है तो अंधा हो जाता है, तथा साथ ही जो है 30 ml तक यूज करने पर यह क्या हो जाता है, मर जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे डेथ किए हैं, 17 लोग जो डेथ किए हैं, वो लगभग 30 ml से अधिक जो है क्या यूज किया होगा। क्या तो इसमें एक और चीज़ बात कर रही है कि क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, तो बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें क्या है कहता है इथाइल अल्कोहल एंड फोम्पिजोल को जो है एंटीबॉडी की तरह जो है यूज कर सकता है। मतलब क्या है, इथाइल अल्कोहल और फोम्पिजोल को जो है ना एंटीबॉडीज की तरह जो है यूज करता है, जिसमें जो है आपको मिथाइल अल्कोहल जो होता है ना टॉक्सिक, उसको जो है ख़त्म करने के लिए जो है ये चीज़ यूज कर सकते हैं। उसमें क्या कहता है कि जो मिथाइल अल्कोहल को जो है ना यूरिन के माध्यम से क्या है यह बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल को हम लोग यूज करेंगे ना, तो यह क्या करेगा, मिथाइल अल्कोहल को यूरिन के माध्यम से जो है बाहर निकाल देगा। उसके बाद इसका एडवांटेज ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका एडवांटेज ट्रीटमेंट जो है ना कहता है हेमोडायलिसिस के माध्यम से होता है। तो हेमोडायलिसिस क्या है, तो हेमोडायलिसिस ये होता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है ना ब्लड में, वह क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। कि हमारे ब्लड में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको रिमूव कर देता है। कौन, हेमोडायलिसिस। यह जो है एडवांस ट्रीटमेंट जो है हेमोडायलिसिस है। उसके बाद कहता है कि यह चीज़ है अब जो है ना, अब ये मतलब जो था जो जहरीली शराब वगैरह का था, उसके बारे में जो है मैंने बताया। उसके बाद जो है ना कि अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला न्यूज़ ये है
कि वन स्टॉप सेंटर जो है ना कह रहा है कि जीरो वेस्ट टू बी लॉन्चेज इन सिटीज़, यानी कि वन स्टॉप सेंटर में होगा क्या, तो वन स्टॉप में सेंटर में होगा कि जैसे कि जितना भी वेस्टेज होगा, जैसे कपड़ा है, बुक है ना, इस सब का जो है एक सेंटर खोला जाएगा, जिसमें वहाँ पे सारे जो है क्रैप्स होगा, जितने भी कचरा वगैरह हो जाए उसको हम जमा करेंगे। वहाँ पे क्या होगा कि आरआर के माध्यम से होगा। आरआर के माध्यम क्या है, यहाँ पर देखिए, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज को जो है लॉन्च करेगा। ये कब करेगा, 20 मई में जो है आपको लॉन्च करेगा। तो ये क्या चीज़ है कि इसमें जो भी कपड़ा आपको दिया जाएगा, मतलब जो भी कपड़ा आप दे रहे हैं, तो जो यूज करने वाला होगा उसको यूज करेगा। उसके बाद है जो इसको जो है रिड्यूस करेगा, उसको रिड्यूस करके रिसाइकल करके उसको जो है फिर से रीयूज लैब में लाया जाएगा। तो ये चीज़ था। इस न्यूज़ में ज़्यादा नहीं है कुछ। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो है हम लोग बढ़ेंगे। ये नेक्स्ट न्यूज़ है, ये जो है ये एक छोटा सा न्यूज़ है, लेकिन इसका जो प्रभाव है इसके बारे में जो है ना बहुत बड़ी नोट्स के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो ये क्या है कि बैक इन द अरब लीग आफ्टर 12 ईयर सीरिया 6 इन्वेस्टमेंट, कहता है कि यह 12 साल बाद जो है ना अरब लीग में जो है सीरिया अब फिर से मिल गया है। तो ये क्या है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे कहता है फिर से मिल गया, इसका मतलब पहले से था। तो पहले से कब था, तो मतलब 2011 में जो है इसको हटा दिया गया था। उससे पहले जो है ये इसमें अरब लीग में था। तो ये क्या करा है कि सीरिया का जो कंडीशन है, हम सभी जानते हैं कि क्या कंडीशन है, उसके लेकर के जो है ना सीरिया अब आया है कि भाई कि अरब लीग में आया कि अरब लीग के जो देश है ना वो हमारे ही हैं और इन्वेस्टमेंट करे और हमारे जो स्थिति है उसको इम्प्रूवमेंट करे। तो ये चीज़ है। इसको जो भी है एक छोटा सा नोट्स है, नोट्स के माध्यम से हम लोग जानेंगे। अभी मैंने बताया कि और मतलब सीरिया को 2011 में जो है बाहर कर दिया गया था। इसमें क्या है कि ये जो है ना ये अरब लीग है, यानी कि इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या है नहीं है। तो ये है, ये अरब लीग है, अरब लीग है, जो कहता है ऑल्सो कॉल्ड लीग ऑफ द अरब स्टेट, यानी कि इसको जो है अरब स्टेट के लीग ऑफ अरब स्टेट के भी नाम से भी है, इसको जानते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जो है ना ऑल अरब स्टेट जो है और मिडिल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीका जो है मिलकर काम करता है। इसमें जो है जितने भी अरब कंट्री है सभी, साथ में मिडिल ईस्ट में जो कंट्री है वो, और जो है नॉर्थ अफ्रीका में जो कंट्री है वो, सभी जो है आपको मिलकर काम करते हैं। तो ये कौन कौन है, तो ये मैं बताऊंगा, एक आपको मैप दिखाऊंगा। अभी पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये कहता है इसमें जो है ये जो है ना ये लाया कब गया था, इसको बनाया कब गया था, उसके बारे में कहता है। कायरो जो है ना, कायरो इजिप्ट में 22 मार्च 1945 में जो है ना अलेक्जेंड्रिया प्रोजेक्ट के तहत जो है ना 1944 के तहत इसको लाया गया था। अलेक्जेंड्रिया प्रोजेक्ट 1944 में आया था, जिसके तहत इसको लाया गया था। उसका था 2023 में जो है ना इसमें जो है अभी अभी इस बार तक देखें तो इसमें 22 देश है, इसके मेंबर हैं। तो ये कौन कौन से देश है, जैसे कि अल्जीरिया है, बहरीन है, कमरोस है, उसके बाद है डिजिबूती है, इजिप्ट है, इराक है, जॉर्डन है, कुवैत है, लेबनान है, लीबिया है, मूरिटानिया है, उसके बाद मोरक्को है, ओमान है, फ़लस्तीन है, उसके बाद कतर है, सऊदी अरब है, सोमालिया है, सूडान है, सीरिया है, तुनिसिया है, यूएई है, और यमन है। ये जो है आपको 22 स्टेट हैं, 22 जो है कंट्री है, इसमें जो है इसमें मिला हुआ है। कौन में, तो ये आपको इसका नाम है अरब लीग। अरब लीग में जो है ये 22 कंट्री हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या कहता है कि इसका जो मेन मकसद क्या है, तो ये मेन मकसद आपको है कहता है पॉलिटिकल, कल्चर और इकोनॉमिक एंड द सोशल प्रोग्राम जो है ना जो भी है में मिलकर जो है काम करे, यानी कि जितने भी चीज़ है इसमें जो है सभी कंट्री मिलकर काम करे और डेवलप करने का काम करे, तथा कोई विवाद होता है तो बैठकर सुलझाया जाए। मतलब इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर दो कंट्री के बीच में जो अरब लीग में जुड़े हुए हैं, तो जो जो दो कंट्री है उसके बीच में अगर कोई विवाद होता है तो तीसरे चौथे कंट्री को ला करके और इसमें जो है आपस में बैठकर जो है विवाद को सुलझाया जा सकता है। ये चीज़ कह रहा है। उसके बाद कहता है इस ग्रुप में जो है 13 अप्रैल 1950 में एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें कहा गया था कि
डिफेंस एंड इकोनॉमिक सेक्टर में भी जो है आपस में मिल करके काम करेंगे। मतलब ये ग्रुप जो है 13 अप्रैल 1950 में जो है एक एग्रीमेंट साइन करता है। उसमें कहता है कि जो डिफेंस है, इकोनॉमिक सेक्टर है, सब में जो है आपस में मिल करके जो है डेवलप करेंगे, जितने भी इस लीग के जो मेंबर होंगे। चिंता क्या है? तो चिंता इसमें है कि जो जिस उद्देश्य के लिए ये लोग बनाए थे, अपना पूरा जो लीग बनाए थे, उसको जो है पूरा नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें का जो स्लोगन था एक, वन अरब नेशन विथ एन इंटरनल मिशन, ये था, ये बहुत पुराना हो गया था कई बार जो है विवाद को भी नहीं सुलझाया गया है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि विवाद को जो है दो नेशन के बीच में जो है बैठ करके सुलझाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सीरिया को जो देख लीजिए, तो सीरिया को वापस क्यों जोड़ा गया है? तो सीरिया को वापस इसलिए जोड़ा गया है ना कि सीरिया का जो स्थिति था, जो कंडीशन था उस समय क्या था कि बहुत ही खराब था। तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि बाहर क्यों किया गया, उसके बाद देखेंगे कि क्यों जोड़ा है। तो उस समय जब बाहर किया गया था तो सीरिया में एंटी गवर्नमेंटल जो है प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके कारण जो हालात ख़राब हो गया था। और हालात ख़राब होने के कारण जो है इसमें 2011 में इससे जो है निकाल दिया गया था। अब बोला जाता है कि ना वार के बाद जो है लगभग जो है कहता है 21 मिलियन लोग जो है इधर से उधर, मतलब अपना घर छोड़ करके यहाँ से वहाँ भटक गए तथा लगभग जो है 3 लाख लोगों की जो है मौत भी हो गई है। ये सब चीज़, तो ये बहुत बड़ा जो है नुकसान जो है सीरिया को मिला है, जिसके लेकर के सीरिया जो है परेशान है। अब जो है सीरिया को जो है इम्प्रूव करने के लिए जो है ना एक कमेटी बनाई गई। उसमें क्या कहता है कि जिसमें जो है इजिप्ट, सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन एंड इराक को भी जो है शामिल किया गया। तो ये मतलब इसको हटाने का कारण जो है आपको बताया गया। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे जो पेंडेमिक हुआ है, मतलब 21 मिलियन लोग को इधर से उधर ले गया, 3 लाख लोग मर गया, तो उसके लेकर के जो है ना यह एक ग्रुप भी बना लिया कि भाई सीरिया कैसे इम्प्रूव करेगा। साथ में जो है ना इसको जो है क्या किया कि साथ में जो है ये लीग में भी जो है ऐड हो गया, कि लीग में ऐड हो गया। तो लीग में ऐड होने के कारण यह है कि इसमें क्या कि जितने जो 22 देश है ना, इसको अब क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो ये सब चीज़ थी। अब जो है हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो छोटा छोटा आर्टिकल था, न्यूज़ आर्टिकल था, बस इतना ही था। बाकी सबका जो है ना ये कर्नाटक का जो इलेक्शन हुआ है उसके लेकर के, पूरे इलेक्शन के लेकर के पूरा भरा हुआ है। इसमें है आज 2 आर्टिकल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है ऑन सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस पर जो औरतों को जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसके लेकर के है। उसके बाद दूसरा है व्हाट आर द गैप्स इन द एपिस ट्रांजेक्शन मॉडल, यानी कि ऐप के आधार कार्ड के माध्यम से जो है आपको ट्रांजेक्शन होता है उसके बारे में बात किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ये जो है कहता है कि ये सब आर्टिकल को पहले हम लोग बात करेंगे, फिर उसको देख लेंगे। ये कहता है कि ऑन सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस में क्या होता है कि मतलब जो भी संस्था है, तो उस संस्था में जो है औरत को जो है मतलब कई बार जो है ऐसा देखा गया है कि मतलब तंग किया जाता है या ज़बरदस्ती या कुछ भी किया जाता है, जिसके लेकर के आर्टिकल दिया गया है। तो ये आर्टिकल के बारे में एक नोट के माध्यम से पढ़ेंगे, और ये आर्टिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से उस नोट को देखिए, और फिर जो है ध्यान से नोट से आप लोग इसको कुछ चीज़ है जो आपको याद रखने वाला है उसको याद भी रखिए। तो अब लोग हम लोग जो है ना अब नोट्स के माध्यम से इसको देखेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में क्या क्या है। तो ये कहता है कि पॉक्स एक्ट क्या है। सबसे पहले पॉक्स एक्ट क्या है उससे पहले हम जानेंगे कि न्यूज़ में क्यों था और ये न्यूज़ में क्या आया था, इसके बारे में जानेंगे। तो न्यूज़ में था जी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप जो है ना पॉक्स एक्ट को जो है फॉलो नहीं करते हैं। मतलब बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है जिसको है ना ये कहते हैं कि ये पॉक्स एक्ट जो है उसको आप फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद कहता है इसका मकसद क्या है। तो मकसद में है जैसे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन है एट द वर्क प्लेस। उसके बाद है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिलेशन एक्ट जो है 2013 है। तो ये 2013 में जो है इस एक्ट को जो है लाया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस। तो इसमें क्या है, तो इसके हिस्ट्री को पहले हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है। इसमें कहता है 1997 जो है एक केस आया था जो आपको कहता है
कि विशाखापट्टनम जो है स्टेट ऑफ राजस्थान था, मतलब स्टेट ऑफ राजस्थान में एक केस आया था जो जिसका नाम था जो है आपको विशाखापट्टनम से एक केस आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट होता है ना उसको रोका जाएगा। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक गाइडलाइन जारी किया जिसके अंदर जो है इसको रोकने की बात कही गई। तो इसमें रोकने की बात कही मतलब जो भी वर्क प्लेस है ना वहाँ पे जो है कैसे जो रोका जाएगा और किस तरीके से वहाँ पे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके बारे में भी जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्या है, उसमें कहता है यहाँ कुछ समय बाद जो है पॉक्सो एक्ट को जो है लाया गया, मतलब जो केस था ना उसके कुछ समय बाद जो है पॉक्सो एक्ट को लाया गया था। ये इसमें ये क्या कहता है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है क्या है, तो महिलाओं को जो है ना वर्क प्लेस को जो है सेफ बनाना है, जहाँ पे वो महिला काम करती है उसको जो है सेफ बनाना है। इसके बाद है कहता है इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो इस एक्ट का उद्देश्य जो है ना कहता है सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। इसका मतलब सीधा सी बात है कि अनवांटेड सेक्सुअल जो है अनवांटेड सेक्सुअल होता है या फिजिकल कांटेक्ट होता है, उसके बाद वर्बल हो या नॉन वर्बल एक्शन करता है, जो भी होता है ना इसको जो है रोकना, इसको ख़त्म करना होता है। उसके बाद कहता है जैसे कि फिजिकल कांटेक्ट हो गया, सेक्सुअल फेवर हो गया का डिमांड करना या इच्छा करना, ये सब चीज़ जो होता है इस सब को है रोकना, इसको मेन मकसद है। दूसरा कहता है इसमें बोला गया है कि जहाँ 10 लोगों से ज़्यादा जिस ऑर्गेनाइजेशन में या कॉरपोरेशन में जो है एम्प्लॉई हैं, जैसे 10 लोग से ज़्यादा जहाँ भी है एम्प्लॉय हैं वहाँ पे जो है एक कंप्लेंट कमेटी जो है बनाया जाए। मतलब कहने का अर्थ है कि ये साइलेंट कंप्लेंट कमेटी की बात करनी है, जिसको जो है आप बिना किसी को बताए वहाँ पे लिखित रूप से आप कंप्लेंट दे सकते हैं, जिसमें जो कहता है सेक्सुअल हरासमेंट एलिगेशन जो है होगा। उसके बाद कहता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मैनेजर जो है ना 2017 में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था जो सी बॉक्स है, जो सी बॉक्स पे जो है आप कोई भी जो वैसे महिला हैं जिसके साथ जो है वैसा वर्क प्लेस पे किया जा रहा है तो अप्लीकेशन कर सकता है। उसके बाद जो है ना इसमें जो कहता है कि या एम्प्लॉई हो या ऑर्गेनाइजेशन हो कोई भी हो उसको क्या करता है कि कंप्लेन किया जा सके और मतलब किया जा सकता है उसके ऊपर। उसके बाद कहता है कि मिनिस्ट्री के पास जो है ना या कंपनी के जो कंप्लेन काउंटर है ना वहाँ पर ये चला जाएगा, मतलब वहाँ पे सी बॉक्स पे अगर आप कंप्लेन करते हैं तो जो कहाँ जाएगा, कंपनी के कंप्लेन काउंटर पर जाएगा या मिनिस्ट्री के काउंटर पे जाएगा, जिससे आपको क्विक जो है एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद कंपनी में जो है ना यदि कुछ ऐसा फॉलो नहीं करता है तो उसे लगभग 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। यानी कि जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के तरह दिया गया है, जो एक्ट में दिया गया है वैसा अगर नहीं करता है तो उसे जो है 50,000 तक क्या है जुर्माना भी लग सकता है। उसके साथ साथ जो है ना इसको जो है लाइसेंस को भी जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ये भी जब अगर ऐसा नहीं करता है तो क्या करेगा 50,000 जुर्माना लगेगा, उससे भी अगर नहीं सुधरा तो लाइसेंस को भी जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें यह भी बोला गया कि यदि किसी लेडी के साथ ऐसा होता है तो 3 महीने के अंदर जो है अपना कंप्लेंट कमेटी को लिखित रूप से दे सकती है। हाँ, ये भी बात है कि अगर वैसा किसी के साथ होता है तो 3 महीने के अंदर जो है कंप्लेंट दे सकते हैं। कुछ कंडीशन में जो है टाइम लिमिट को भी बढ़ा दिया जाता है। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आपस में बैठकर जो है मुद्दा को जो है सॉल्व कर दिया जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जो औरत हो या कोई एम्प्लॉई है या कोई जेंट्स है जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगा हुआ है तो उसको और उस औरत को बैठा करके है मुद्दा को सॉल्व किया जाएगा। यदि मुद्दा सॉल्व नहीं होता है तो इसे जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। यदि महिला का केस फॉल्स निकलता है तो उस महिला को क्या किया जाएगा, कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तथा यदि महिला का जो मामला है जो सही निकलता है तो उस कंपनी को जो है उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। ये सारी बात थी। उसके बाद कहता है कि इसमें जो है ना ये कंपनसेशन वगैरह देने के साथ साथ इसमें कहता है कि इसमें कुछ कानून है जो कानून के तहत जो है इसको भी देखा जा रहा है। जैसे कि कानून के तहत जो है कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि कहता है कि अभी जो है हम लोग को क्या है फंडामेंटल राइट है, तो उसमें आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है फंडामेंटल राइट है। तो उसमें क्या कहता है कि अलग अलग आर्टिकल में अलग चीज़ चाहता है। जैसे कि आर्टिकल 14 में क्या कहता है
कि ये जो है ना इक्वालिटी को जो है बताता है ना। उसके बाद है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 में क्या कहता है कि जो भेदभाव जो है महिला हो या जेंट्स हो इसको बीच में जो है नहीं रखना है, या छुआछूत जो भी है इसको भेदभाव को ख़त्म करना है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में कहता है कि स्पेशली जो है क्या किसका प्रोविज़न दिया गया है कि महिला को जो है ना दिया गया है कि ये प्रोविज़न किसको दिया गया, महिला के बारे में दिया है कि महिला को सेफ्टी कैसे रखा जाए, इस सब के बारे में जो है ये दिया गया है। उसके बाद है हमारा जो कुछ जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके अंतर्गत मतलब फंडामेंटल ड्यूटी में जो है आर्टिकल 51A के तहत जो कहता है कि महिला को जो है ना कि गरिमा का जो है अपमान न हो, यानी कि उसमें कहा गया है कि महिला की गरिमा को अपमान न हो, उसको जो है बताना है। ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये जो है इंसान का कर्तव्य है। कई सारे एक्ट है जो महिला के जो है प्रोटेक्शन देने के लिए जो है लाया गया है। उसमें जो कुछ एक्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कहता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है। उसके बाद कहता है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है 1961 है। डोरी प्रोहिबिशन में आप लोग जान सकते हैं कि इसमें जो है दहेज प्रथा के बारे में बात करता है। उसके बाद कहता है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड द रिड्रेसल एक्ट 2013 है, जिसके बारे में हम लोग बात किए हैं। उसके बाद कहता है द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये पॉस्को एक्ट जो है पॉक्सो एक्ट जो है आपको कब लाया गया था, 2012 में जो है पॉक्सो एक्ट लाया गया था। और इसके बाद कहता है कि वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम आया था। उसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है स्कीम आया। उसके बाद है वन स्टॉप सेंटर स्कीम आया। उसके बाद उज्ज्वला योजना स्कीम आया। उसके बाद कहता है स्वाधार गृह आया। उसके बाद कहता है नारी शक्ति पुरस्कार आया, नारी शक्ति पुरस्कार आया। उसके बाद कहता है महिला पुलिस वॉलंटियर आया। उसके बाद कहता है महिला शक्ति केंद्र लाया गया। उसके बाद कहता है निर्भया फंड लाया गया। तो ये सब चीज़ जो है ना महिला के जो है प्रोटेक्शन के लिए जो है लाया गया था। उसके बाद जो है इस न्यूज़ में इतना ही था, और इस न्यूज़ में जो भी था बहुत ही अच्छा था, और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, और ध्यान में रखने के साथ साथ जो है ना इसको जो है कई बार जो है आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। ये आर्टिकल जो है ना आपको आधार से पैसा निकाल लेता है, इसके लेकर के दिया गया है। यहाँ पर न्यूज़ में जो था एक यूट्यूबर है, ये पूरा न्यूज़ में यही चीज़ छपा हुआ है। तो ये क्या है, तो एक छोटा सा मतलब विदाउट नोट जो है हम लोग समझेंगे कि एक यूट्यूबर था जिसकी माँ के अकाउंट से जो है ना आधार के माध्यम से जो है पैसा निकाल लिया गया। तो ये क्या था कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी को आधार अपना फोटोकॉपी दे देता है या कुछ भी दे देता है, जिसके लेकर के ऐसा मामला सामने में आया है। तो ये क्या है कि ये महिला क्या की थी कि इसका जो है आधार कॉपी जो है कहीं पे दे दिया गया था, और ये जो है ना कहीं पे फिंगरप्रिंट लगाई थी। तो उसको फिंगरप्रिंट को जो है वहाँ से उठा करके, और जो है नकली वाला जो फिंगरप्रिंट होता है, नकली क्या बोलते हैं उसको, अलग से जो आता है ना डबिंग वाला जो फिंगर आता है, उस पर जो है प्रिंट को उठा करके और इस प्रिंट को और आधार का जो संख्या था उसमें लगा करके जो है ये पैसा निकाल लिया गया था। ये मामला था। तो इस सब को जो है ना आपको बचाना चाहिए, इस सब से ध्यान में रखना चाहिए। ये अवेयरनेस वाला आर्टिकल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जो है बता दिया है। आज का जो न्यूज़ है ना यहीं पर समाप्त होता है। आज का न्यूज़ जो है मतलब इतना ही था। और अभी 2 दिन पिछले से मैंने देखा, पेपर को देखा, लेकिन किसी कारणवश जो है मैं नहीं दे पाया। तो आज 2-3 दिन से मतलब पेपर में जो है वैसा कुछ था नहीं, लेकिन आज जो भी था मैंने बता दिया आपको। और उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद जो है कंटिन्यू फिर से रहेगा। आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, थैंक यू।